हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि नेहरा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रवि नेहरा क्लासेस में। दोस्तों, आप सबको पता है मैं सैलरी का चैप्टर आपको कराता हुआ चल रहा हूं, जिसमें हमारी लास्ट क्लास वीआरएस की रही थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जहां पर मैंने आपको वीआरएस के बारे में सारा कुछ समझाया था, उसकी जो एग्जामिशंस होती हैं उनके बारे में भी बताया था। दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली है रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन। रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन होता क्या है? बेसिकली जब कंपनी अपने वर्कर्स को छटनी करती है, या तो वो ट्रांसफ़र कर रही है किसी और ब्रांच के अंदर, या फिर उन लोगों को वो निकाल रही है, या कंपनी बंद हो रही है, तो उस केस में क्या होता है कि रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन दिया जाता है। तो ये जो रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन है, ये आपको मिलता है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 या फिर अंडर एनी एक्ट जिसके अंदर भी आप आ रहे हैं, उसके अंदर आपको ये रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन दिया जाएगा। एक्ट्स, रूल्स, ऑर्डर, नोटिफिकेशन ये टाइम टू टाइम निकाले जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर मैं बात करूं रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन की, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है वो कंपेंसेशन जो आपको ट्रांसफर के टाइम पे दिया जाएगा, जब आपका एम्प्लॉयमेंट का ट्रांसफर होता है तब दिया जाता है, या फिर जो अंडरटेकिंग है, इसका मतलब वो जो बिजनेस है, वो ब्रांच है, अगर वो ब्रांच आपकी बंद हो रही है तो उस टाइम पे भी आपको रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन दिया जाता है। ये बात कही गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, एग्जेम्पशन का पार्ट। तो चलिए जान लेते हैं अपनी एग्जेम्पशन क्या होती है। एग्जेम्पशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंप्यूटेड सैलरी निकालनी होगी। कंप्यूटेड सैलरी के अंदर आप लेंगे बेसिक सैलरी, डीए, ऑल टाइप्स और प्लस कमीशन ऑन सेल। इन तीन चीजों को लेने के बाद आपकी कंप्यूटेड सैलरी बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। अब इसमें आपके 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आपका 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सेकंड पॉइंट है आपका एक्चुअल कंपेंसेशन रिसीव, और थर्ड पॉइंट है आपकी मैक्सिमम लिमिट जो कि 5 लाख रुपीज़ है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन तीनों में जो भी छोटा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो विच एवर इज लोअर इक्वल्स टू एग्जेम्प्टेड। और जो बाकी का पार्ट बचेगा, जितने भी आपको वैल्यू रिसीव हुई है उसमें से आप अपनी एग्जेम्प्टेड वैल्यू को घटा देंगे। हटाने के बाद आपका जो बैलेंस बचेगा वही आपका सारा का सारा टैक्सेबल होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, जो आपने वर्किंग अभी देखी है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है आपका कैलकुलेशन ऑफ 15 डेज सैलरी। अगर हम 15 डेज सैलरी की बात करते हैं तो आपको लास्ट मंथ की सैलरी लेनी है और इंटू 15/30 करना है। इससे आपकी लास्ट 15 डेज की सैलरी जो आपकी है वो निकल जाएगी। हमें 15 डेज सैलरी लेनी होती है अपनी कंपटीशन के अंदर। और सेकंड पार्ट आता है आपका सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड क्या है? अगर आपने 6 से ज़्यादा महीने काम किया है तो आपका पूरा 1 साल माना जाएगा, उसको आपको कम ईयर नहीं काउंट करेंगे। जैसे महीने में काउंट कर लेते हैं हम, वो नहीं होगा। जैसे सपोज करिए अगर आपने 8 महीने भी काम किया है तो आपका 1 ईयर पूरा काउंट होगा। अगर आपने 5 मंथ्स किए हैं सर्विस तो फिर आपका कोई ईयर कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पर जो भी आपका कंप्लीटेड पीरियड है इससे पहले सिर्फ वही लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। लास्ट क्लास हमारी सैलरी की रहने वाली है। सैलरी में पूरा चैप्टर आपको कवर करा चुका हूँ। इसके बाद आपकी एक लास्ट क्लास रहने वाली है, जिसमें हम जो नई स्कीम है उसके बारे में जानेंगे कि नई स्कीम के अंदर किस तरीके से सैलरी की कैलकुलेशंस होनी है, क्या चीज़ इंक्लूड होगी और क्या नहीं इंक्लूड होगी, किस चीज़ की हमें एग्जेम्पशन मिलेंगी और किस चीज़ की एग्जेम्पशन हमें नहीं मिलेगी। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा, बिल्कुल भी उसको मिस मत करिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।